हेलो स्टूडेंट्स, हंस वाहिनी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन तो देख चुके हैं, उसके पहले का बात डिस्कस हो चुका है और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए गए हैं। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और परिप्रेक्ष्य में जो भी छोटे क्वेश्चन छूटा हुआ होगा उसको भी देखेंगे। ये जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड में विन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका इस बार एग्जाम है, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो उनके सोशल साइंस सब्जेक्ट में, मतलब सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में ये इतिहास जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उसमें खासकर ये टॉपिक जो होता है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समय ना बजाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे लिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखो, नॉर्मली टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम से 3 कॉन्फ्रेंस हुए हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड और थर्ड, मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ये दोनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए हैं। ये एकलौता गोलमेज सम्मेलन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक एकलौता सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भाग लिए हैं। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही है, इसीलिए खास है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। आप ध्यान रखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, थोड़ा परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए उसका। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान आप देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। यहां तक सब लोग पर क्लियर है। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी इस शर्त पे मान गए कि ठीक है, मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाऊंगा। तो वो लंदन चले गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है, वहां से निकल गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा, लेकिन अगर उन्होंने इसकी भी धमकी दे रखी थी कि अगर मेरा बात नहीं माना गया तो मैं फिर से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रिज्यूम कर दूंगा, मैंने पुनः चालू कर दूंगा। अभी स्थगित करके फिर गए वहां पे भाग लेने के लिए। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में हुआ। ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेशल गांधी जी आए हैं। फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या तृतीय में कोई आया? नहीं, गांधी जी तृतीय में नहीं आए हैं, ठीक है। एक और प्रश्न हो सकता है यहाँ पे कि क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी संतुष्ट हो गए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। वो वहाँ से फिर निकल गए। उनका बात उन्होंने जो सुझाव दिया शायद वो नहीं माना गया, या वो नहीं माना गया जिससे वो संतुष्ट नहीं थे और वो सम्मेलन छोड़कर भाग गए। और यहाँ पे जैसे ही आए ना, भारत में फिर आए, तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन रिज्यूम कर दिए, चालू कर दिए। लेकिन आप ये भी पढ़े हैं कि जैसे दूसरा बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करता है तो वो जो पहले वाला जो जोश था लोगों में, जो पहले वाला जुनून उत्साह दिख रहा था, वो अब उत्साह नहीं रह गया था। जिससे हुआ क्या कि वो जो आंदोलन है ना, वो लग रहा था कि अब दब जाएगा। तो इसी बीच फिर आप पढ़ते हैं कि कब वापस लिया गया। इससे भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो आगे सब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और इससे क्वेश्चन होता है कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपको पता है लंदन में। लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान रखिएगा, लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया था सेंट जेम्स पैलेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो हुआ था उसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया था, वहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जो प्रधानमंत्री है वे थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और ध्यान रखिए कब गया? 1931 में। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से कब स्थगित किया? आप सबको पता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? दांडी यात्रा में उन्होंने शुरू किया। उसके अतिरिक्त दांडी यात्रा से गए, नमक कानून को तोड़ा, और नमक कानून को तोड़ने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर मैंने जस्ट इसके पहले बताया आपको कि इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर वहाँ पे आए, फिर इसको रिज्यूम कर दिए। लेकिन हम पहले ये भी बताएं कि जब इन्होंने रिज्यूम किया तो वो उत्साह नहीं रह गया, जिसके चलते आंदोलन दबने लगा, आंदोलन बहुत दब गया। लेकिन आधिकारिक रूप से गांधी जी ने वापस नहीं लिया। गांधी जी ने आधिकारिक रूप से कब वापस लिया है? 1934 को। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो 1934 को। कब? 7 अप्रैल 1934 को आधिकारिक रूप से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे दो तरह का। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू किया गया था? तो पता है तुमको, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक
समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा और वहाँ से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कब स्थगित किया? 7 अप्रैल 1934 को। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड, तो जैसे ही चौरी चौरा हत्याकांड सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है क्या? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा नहीं, असहयोग आंदोलन। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, आपको पता भी, पढ़े भी होंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो इसी कारण ये प्रथम जन आंदोलन था। तो आंदोलन चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा कुछ आंदोलन कर रहे व्यक्तियों पर फायरिंग होती है। फायरिंग का मतलब ये नहीं कि जान नहीं लिया गया, लेकिन फायरिंग होती है, जिससे आंदोलन उग्र हो जाता है। और आंदोलनकारी क्या करते हैं ना कि उस पूरे थाने में वो जो सिपाही, जितने सिपाही हैं उनको बंद करके और आग लगा देते हैं, जिससे लगभग 20-22 सैनिक जलकर मर जाते हैं। डाटा देखिएगा, 20-22 सैनिक, मतलब उस चौकी के सारे सिपाहियों को जलकर मार दिया जाता है। अब ये जब घटना होती है तो इसके बाद गांधी जी बहुत आहत होते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं गांधी जी का जो मुख्य जो हथियार है वो क्या है? सत्य और अहिंसा। लेकिन यहाँ पे तो हिंसा हो गई। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था तुम्हारा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। और यहीं से ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी को ये घटना हुई है। और इसके आगे 4-5 दिन, लगभग 9 या 11 को ही, मतलब समझ लीजिए उसके कुछ दिनों के बाद ही, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। क्यों स्थगित कर देते हैं? क्योंकि आपको भी पता होगा कि गांधी जी का मुख्य जो हथियार है वो सत्य और अहिंसा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 14, 15, 1916, 1917। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। राजकुमार शुक्ल, ये नाम सुन करके आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो रहा होगा कि चंपारण सत्याग्रह जैसा कुछ नाम आ रहा होगा, चंपारण आंदोलन जैसा नाम आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। राजकुमार शुक्ल का चंपारण सत्याग्रह में बहुत बड़ा योगदान है, तुमको पता है, क्योंकि बिहार में आने के लिए चंपारण आंदोलन के लिए तीनकठिया प्रणाली से जो किसान त्रस्त हैं उसके लिए राजकुमार शुक्ल ने बहुत बड़ा योगदान किया, क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी को कांग्रेस के साथ अप्रोच किया। तो आपसे पूछा गया है कि राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात कब हुई? ऑप्शन ए 1914, 1915, 1916, 1917। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बहुत सारे लोग इसका आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका आंसर कर भी रहे होंगे। तो राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात होती है, वो होती है 1916 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात होती है किससे? गांधी जी से। और वहीं पे ये गांधी जी को न्योता देते हैं कि आप बिहार आइए। और बिहार में जो चंपारण जिले के आसपास के जो जिले हैं, बिहार में जो तीनगठिया प्रणाली है, इस प्रणाली के खिलाफ आप इस प्रणाली से किसान त्रस्त हैं, तो उनके लिए आवाज़ बनने का काम करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी कवर हो गया है। 1916 में ये उनका आमंत्रण दिए हैं, लेकिन गांधी जी यहाँ पे आए हैं 1917 में। और आपको ये भी याद होगा चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली? देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको नाम ये पता होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप इस नाम को कई बार सुने होंगे, कई सारे आंदोलन भी सुने होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो सरदार पटेल लिखे हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका पूरा नाम है, तो उनको सरदार की उपाधि कब मिली? किस आंदोलन के दौरान? खेड़ा सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, गुजरात मिल आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह, इसका आंसर होगा, राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में गुजरात का जो सूरत इलाका है, सूरत जो था, उसी सूरत में गुजरात का जो सूरत जिला है, उसी जिला में बारदोली जो ताल्लुक है ना, वहीं पे जो आंदोलन हुआ है उसी आंदोलन के दौरान किसान जो है ना, इनको सम्मानित करते हुए नाम देते हैं सरदार। तो जहाँ से इनके नाम के साथ जुड़ जाता है सरदार, तो अब बन जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है बारदोली सत्याग्रह से, सरदार की उपाधि मिली है बारदोली सत्याग्रह से। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आप कि ये बारदोली सत्याग्रह के बारे में क्या हो रहा हुआ था उस आंदोलन में? तो आप पढ़े होंगे, बारदोली सत्याग्रह जो है उसमें बारदोली
ताल्लुक में जो किसान हैं वो लगान वृद्धि के लिए आंदोलन करते हैं। लगान वृद्धि जो हुआ था, जो अंग्रेज जो टैक्स बढ़ा रहा था, उसके लिए वो लोग आंदोलन करते हैं, उसी में ये भाग लेते हैं और इनको उपाधि मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। तो इसका राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1935, 1936, 1918, 1917। ऑप्शन देख रहे हैं 1935, 36, 1918, 1917। इसका राइट आंसर होगा 1936 में। राइट आंसर इसका होगा 1936 में। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। फिर से देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में इसका होगा लखनऊ में। फिर से देख लीजिए सब लोग, क्वेश्चन पूछा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो आप लोग पढ़ के आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज महाराष्ट्र में। कहाँ पे? गोकुलदास संस्कृत कॉलेज महाराष्ट्र, मतलब मुंबई में। बोलिए, मुंबई में। और इसके जो संस्थापक है ना वो है A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, इनके संस्थापक है A.O. ह्यूम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको हम लोग अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आप इसके पहले लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और उसके संस्थापक के नाम बारे में भी बताया गया है आपको। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, A.O. ह्यूम या व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग को दिमाग में आ गया होगा और वो लोग अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, है ना, A.O. ह्यूम। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है ना वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये जो कांग्रेस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस वर्ड है वो अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। लोगों का समूह, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, संस्थापक A.O. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब एक क्वेश्चन यही पर ले लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो है एनी बेसेंट। याद रखना है आपको बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं वो है एनी बेसेंट। सब लोग क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की प्राचीनतम पार्टियों में से एक है, प्राचीनतम राजनीतिक पार्टियों में से एक है। और ये जो पार्टी है इसने निरंतर, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से भारत के आज़ादी तक इसने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके जितने भी सदस्य थे वो लगातार प्रयासरत थे भारत की आज़ादी को लेकर के। ठीक है, लेकिन समय समय पर आप देखिएगा कि समय समय पर कांग्रेस में कई बार लोगों के में मतभेद हुए हैं और उन्हीं मतभेदों के आधार पर कई बार कांग्रेस का विभाजन भी हुआ है। और उसी विभाजन से ये क्वेश्चन लिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। 1907 में। अब थोड़ा इसके परिप्रेक्ष्य जानते हैं, पहले हुआ क्या था। 1907 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था। 23वां अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था। आप पूछ सकते हैं कहाँ चल रहा था? सूरत में। सूरत में 23वां अधिवेशन चल रहा था। और इसी अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो उनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर से समझ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। 23वां अधिवेशन चल रहा था, सूरत में अधिवेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है ना वो 2 भागों में बट गई। एक हुआ तुम्हारा गरम दल
और एक हुआ तुम्हारा नरम दल। एक गरम दल और एक नरम दल। बार बार पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कब स्प्लिट हो गई, किस वर्ष स्प्लिट हो गई? 1907 में। किस अधिवेशन में? 23वां अधिवेशन में। 23वां अधिवेशन कहाँ हो रहा था? सूरत में। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन कौन है? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता हैं। बहुत ही फेमस लीडर हैं, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेता गरम दल में हैं। और नरम दल में तुमको मिलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये और इत्यादि और नेता है इसमें और नेता है। ये कांग्रेस का जो 2 स्प्लिट हुआ है, जो कांग्रेस का 2 दलों में स्प्लिट हुआ है वो है गरम दल और नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल हैं, जबकि नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले मुख्य मिलेंगे और भी इसमें कई नेता हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट जाता है और इस क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन को कवर भी कर लिए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 23वां अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में बटी? 2 भागों में। गरम दल में कौन कौन मुख्य नेता थे? लाल बाल पाल। नरम दल में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और इसके अतिरिक्त और भी कुछ नेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन के स्थगित होने से हुआ? तो आइए इसका समझते हैं थोड़ा सा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप पढ़े होंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात, परिप्रेक्ष्य क्या था? आखिर इन्होंने, ये कांग्रेस के ही लीडर थे, फिर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की? तो आप पढ़े हैं, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद आपने देखा कि किस तरह से हिंसा हुआ, और हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? उस आंदोलन को वापस स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। चूंकि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है पूरे भारत में देखा जा रहा था, बिहार सहित पूरे भारत में ही देखा जा रहा था। बड़े पैमाने पर लोग इसमें भाग ले रहे थे और इसकी व्यापकता को देख करके कांग्रेस बिल्कुल भीतर से खुश थी, ताकि उन लोगों को लग रहा था कि इस आंदोलन के द्वारा हम लोग अंग्रेज पर दबाव बना सकते हैं। उनको इसमें कुछ भविष्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अहिंसा के कारण महात्मा गांधी ने इसे एकाएक बंद कर लिया, वापस ले लिया। और इसी कारण जैसे इसको वापस लिया तो फिर अगले जो अधिवेशन होने वाला था, उस अधिवेशन में कांग्रेस में फिर मतभेद हुआ, और इसी मतभेद का परिणाम था कि अलग से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक पार्टी बना देते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन के स्थगित होने का परिणाम है? तो वो है तुम्हारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस हुआ, जिसके अन्य हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आरएसएस की स्थापना कब हुई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस नाम सुने होंगे आप इसका। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना है वो 1925 में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई है। ठीक है, अब इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री केवी हेडगेवार को। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री केवी हेडगेवार को, और ये स्थापित कहाँ हुई थी? नागपुर में। ध्यान रखना है आपको, ये भी, ये जो स्थापित कहाँ हुई थी? नागपुर में। केवी हेडगेवार, नागपुर में, नागपुर में। ठीक है, 1925 में। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आरएसएस जो पार्टी है ना, ये बात करती है हिंदुत्व का, है ना। इन लोगों के अनुसार जो भारत है वो, आरएसएस का जो नारा है वो हिंदू और हिंदू राष्ट्र ही है ना। हिंदू राष्ट्र के लिए ही है। तो ये हिंदुत्व पर आधारित पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। केवी हेडगेवार इसके संस्थापक है, नागपुर में स्थापित हुई थी। ठीक है, आरएसएस, और इसका वजूद अभी तक भी है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, दीनबंधु, विपिन चंद्र पाल। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया है आपको दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, दीनबंधु और विपिन चंद्र पाल। तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी उसको किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में
1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा भी दिया था। लगे हाथ विवेकानंद को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है, क्योंकि इनका एक तुम्हारा क्या उसको बोलते हैं, एक पंक्ति है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो विवेकानंद है ना, ये किसके स्थापना करते हैं? ये परमहंस, राष्ट्रीय परमहंस मिशन, राष्ट्रीय परमहंस मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा दिमाग में सेव कर लिखिएगा विवेकानंद के बारे में भी। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, कब? 1875। कब? 1875। और उसके बाद कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो, है ना, और मुंबई में स्थापित हुआ था ये। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये लखनऊ समझौता क्या है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिए, 1916 में, सन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम है लखनऊ समझौता। इस समझौता में लीग के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य इस बात पर सहमति बनाते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए दोनों को एक होना पड़ेगा और ये दोनों मिलकर के अंग्रेजों पर दबाव बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों में एक और समझौता हुआ। इन दोनों के अनुसार अगर ये दोनों लोग एकजुट होते हैं तो इससे हिंदू और मुस्लिम में एकता का भाव भी जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये समझौता इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। किसके बीच? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। क्या भाई, क्या हो गया था? तो इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए ये दोनों एक साथ आने के लिए राजी हुए और इससे हिंदू और मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, इससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, जानते हैं इसके बारे में आप लोग। ऑप्शन है आपके पास लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद, गुरुदयाल सिंह, सोहन सिंह। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऑप्शन में कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये जो ऑप्शन है आप ध्यान से देखो, ऑप्शन लिया हुआ है, नाम और डेट दोनों लिया हुआ है। वास्तविक अर्थों में गदर पार्टी की स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई थी, एक लाला हरदयाल और दूसरा सोहन सिंह भाकना। लेकिन यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं मानेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक सही है गलत है। तो ये दोनों सही है, लाला हरदयाल। लेकिन ध्यान रखना है, आपको याद कैसे रखना है, गदर पार्टी की स्थापना जो है ना वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा भी, ये दोनों मिलके थे। और ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाकना इन दोनों के द्वारा हुई थी, लेकिन 1920 नहीं होगा, 1913 में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बिना मजदूरी के आदिवासियों को अंग्रेजों के सामान उठाने पर बाध्य करने वाले प्रथा का नाम क्या है? एक ऐसी प्रथा जिसमें आदिवासियों को बाध्य किया जाता था कि वो अंग्रेजों का सामान उठाएंगे बिना किसी मजदूरी के, वो कौन सा प्रथा था? झूम प्रथा, पोथांग प्रथा, खेड़ा प्रथा या भील प्रथा? ये चारों में से बताना है आपको कौन सा प्रथा। अपना आंसर कमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। बिना मजदूरी के आदिवासियों को अंग्रेजों के सामान उठाने पर बाध्य करने वाले प्रथा का क्या नाम था? वह प्रथा कौन सी है जिसमें अंग्रेज जो है वो आदिवासियों को बाध्य करते थे उनका सामान उठाने के लिए बिना किसी मेहनताना के, बिना किसी मजदूरी के? तो वो होगा झूम, पोथांग, खेड़ा, खोंडा या भील। तो इसका राइट आंसर है पोथांग। पोथांग प्रथा में आदिवासियों को बहुत अधिक टॉर्चर किया जाता था और उसमें जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो अधिकारी है उनको बहुत बड़ी मात्रा में, कई बार तो दास जैसा ट्रीट करते थे। बिना किसी मेहनताना मजदूरी के उनको सामान उठाने के लिए बाध्य करने के लिए कल्चर बनाया जा रहा था, बाकायदे कल्चर डेवलप किया जा रहा था और उसका नाम था पोथांग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1904, 1905, 1915, 1916। इसके बारे में पढ़े होंगे। हिंदू महासभा का जो स्थापना है इसका श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन जो मालवीय हैं, इन्होंने ही हिंदू महासभा का स्थापना किया था। कब किया था? 1915 में। कब किया गया था? 1915 में। अब आपके मन में विचार आएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदुत्व को बढ़ावा देना।
हिंदुत्व को बढ़ावा देना, है ना, ताकि हिंदुत्व पर गर्व कर सके, इसको बढ़ावा देने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस पार्टी बोल रहे हैं, इस सभा का गठन किया गया था। ये जो हिंदुत्व सभा है, ये अखंड भारत भी चाहता था, अखंड भारत हिंदुत्व के अधीन चाहता था। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात, हिंदू महासभा का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय 1915। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, अखंड भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा देना, इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ताना भगत आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ताना भगत जो आंदोलन है ना, ये एक उग्र क्रांतिकारी आंदोलन है। इसमें भी आदिवासी समूह के जो लोग हैं वो भाग लिए हैं, और ध्यान रखिएगा ये हिंसा पे आधारित है ना, ध्यान रखिएगा ये हिंसा, अंग्रेजों से डायरेक्ट लोहा लेने वाले लोग और हिंसा पे आधारित ये एक आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन। और इसके प्रवर्तक हैं वो है जतरा भगत। ध्यान रखिएगा, ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो जतरा भगत हैं। ताना भगत आंदोलन के तर्ज पे आप और पढ़े होंगे मुंडा विद्रोह, उसके बारे में भी पढ़े होंगे आप, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आदिवासी जनजातीय आंदोलन हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जतरा भगत।